नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का सैम्पल पेपर। ठीक है, सैम्पल पेपर बोल दो, आप प्रैक्टिस पेपर बोल दो, कुछ भी नाम दे सकते हो। ये डीओई द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल सैम्पल पेपर है और काफ़ी ज़्यादा टफ, मैंने इसके क्वेश्चन भी देखे हैं। बहुत ज़्यादा टफ सैम्पल पेपर बनाया भाई, बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा इधर उधर आंसर ढूंढना पड़ा है, तब जाके मेरे को मिला। इतना टफ आपका पेपर तो नहीं आएगा भाई, पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपका पेपर बहुत ही आसान आने वाला है और आसानी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे अगर आप लोग रोशन सर स्टडी पॉइंट्स की वीडियोस देख रहे हैं तो। आपको पता है कि 11th क्लास में मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि रोशन सर स्टडी पॉइंट से उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो, हिंदी की भी वीडियोस मैंने कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश की। मैं कोशिश किया कि भाई आपके ठीक ठाक मार्क्स हिंदी में भी आ जाए। ठीक है, बाकी हिस्ट्री में तो भाई क्या बोलते हैं उसको, आग लगाने वाले हैं ना, कुछ ऐसा ही मतलब होने वाला है आप लोगों के साथ। बहुत अच्छा एग्जाम आप लोगों का हिस्ट्री का जाने वाला है। तो देखिए ये जो सैम्पल पेपर है, सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले पेपर के पैटर्न को समझना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। देखिए, पेपर को पैटर्न को समझने से पहले एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि यार देखिए, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और मैं ये देख रहा हूँ कि लगभग 70% स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो कि बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं। यार देखो, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमारे को मोटिवेशन मिलता है और बेहतर वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रोशन भैया को इससे हेल्प मिलेगा, रोशन भैया की जो वीडियो है ना वो और ऊपर सर्च में आएगी। ठीक है, तो और स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगी। प्लस में आप लोग शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, करना पड़ता है, नहीं करता हूँ तो फिर आप लोग देख लेते हैं, निकल जाते हैं। और कई बच्चे तो ये भी कमेंट करते हैं कि भैया हम दूसरों को आपकी वीडियो क्यों शेयर करें। आपकी वीडियो को हम अगर दूसरों को शेयर कर देंगे तो वो दोस्त भी, हमारे दोस्त भी क्या है कि वीडियोस देखकर हमसे आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा कमेंट भी होता है। यार ये गलत बात है ना भाई। मैं यूट्यूब पे क्यों आया हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मैं पहुँच सकूँ। नहीं तो मैं अपने ऑफलाइन बैच में ही काफ़ी सारे बच्चे मैं पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो उससे ही मेरा काम हो जाता है। यूट्यूब पे आने का मेन पर्पस यही तो है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शिक्षा को पहुँचाया जा सके, है ना। जो मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा देश के हर एक हिस्से तक अपने नॉलेज को पहुँचा सकूँ। तो उसमें आप लोग ही हेल्प करेंगे। अगर आप लोग ही सेल्फिश हो जाएंगे, आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो काम नहीं होगा यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान जरूर रखें। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेपर के पैटर्न को समझते हैं। 3 घंटे का एग्जाम रहेगा आपका, जो कि होता ही है, 80 नंबर का रहने वाला है ना। 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होगा, तो टोटल आपके 100 नंबर के हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए पैटर्न क्या रहेगा। जो आपका पेपर है ना वो कुल मिला के खंड का, ख, ग, घ और ड़, है ना, यानी कि 5 खंडों में आपका ये जो पेपर है वो डिवाइड होगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 34 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। खंड का की बात करें तो इसमें सारे क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 तक के क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद हम खंड खा की बात कर लेते हैं, जो कि आपका 22 से लेके 27 तक रहेगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, थोड़े से लेंदी आंसर आपको लिखने होते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये 3 नंबर वाले हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन के आंसर जो भी 3 नंबर के होंगे वो 60 से 80 शब्दों में आपको लिखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम खंड गा की बात कर लेते हैं भैया। खंड गा में हमारे क्वेश्चन होंगे 28 से लेके 30, है ना, यानी कि 3 क्वेश्चन होंगे जो कि 8 मार्क्स के रहने वाले हैं। भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन आपका रहेगा, जो खंड रहेगा वो गा ही रहेगा। 8 तिया 24 नंबर भाई। और आपको मैं इसमें बताऊंगा भी कैसे करेंगे आप 8 नंबर के क्वेश्चन को हम कैसे लिखते हैं कि हमारे को पूरे 8 में से 8 या कम से कम 7 तो मिले ही मिले। ठीक है, 8 नहीं तो 7 तो कम से कम मिल जाए। तो कैसे आप 8 नंबर के क्वेश्चन को करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा 8 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, सारा कुछ मैं आपको पूरा पैटर्न समझा दूंगा। वैसे थोड़ा सा आपको हिंट देते हुए चलूंगा, मैं चीज़ों को अच्छे से आपको समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं लेंदी होते हैं, मतलब 300 से 350 शब्दों में हमारे को आंसर लिखना है। तो जाहिर सी बात है कि भाई लेंदी आंसर होगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम खंड घा की बात कर लेते हैं। खंड घा में हमारे होते हैं जो क्वेश्चन है 31 से लेके 33 तक। ये स्रोत आधारित क्वेश्चन है, जो कि आपकी बुक में जो स्रोत दिए होते हैं ना उस स्रोत में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन होंगे 31, 32, 33, यानी कि 4 तिया 12 नंबर भाई फ्री के हैं। फ्री के हैं, लूट लो। ठीक है, 12 नंबर कटने नहीं चाहिए। ज़्यादातर आंसर जो है ना वो आपको स्रोत में ही मिल जाएगा, स्रोत से ही आंसर आपको ढूंढ के कर देने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा हमारा मैप आधारित क्वेश्चन होगा। तो मैप की एक वीडियो आपके एग्जाम से पहले आपको मैप की वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें जितने भी आपके बुक में मैप दे रखे हैं वो मैप भी आपका हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, जब रोशन भी है साथ तो डरने की क्या है बात। ठीक है, तो
क्वेश्चन नंबर 34 जो हमारा आखिरी खंड होगा ना, वो मैप आधारित होगा। 5 नंबर का एक मैप हमारे से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा कुल मिला के हमारे पेपर का जो भी आपका पैटर्न रहेगा, किस हिसाब से आपके क्वेश्चन पेपर को डिजाइन किया गया है उसके। अब देखो क्वेश्चन पेपर में जो मैप दिया होगा ना भैया, मैप को क्या करना है, फिल करना है, और उसके बाद मैप को हमारे अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ बांधना भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मैप बढ़ गए और आप घर पे लेके आ गए, ये काम मत करना भैया। 5 नंबर गए फिर 2। ठीक है, मैप को लगा के आना है अपने उत्तर पुस्तिका के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आपके पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, और ये गलतियाँ आपको एग्जाम के दौरान कुछ गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं भैया। क्वेश्चन तो टफ है, इतना मालूम है, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आसान से आसान भाषा में आपको मैं चीज़ें समझा सकूं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, बहुत सारे कथन है, कथन ए, बी, सी और डी, 4 कथन दिए गए हैं। कथन ए दिया गया है कि भाई मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था। तो भाई बिल्कुल सही है भाई, मेसोपोटामिया में क्या था, खनिज संसाधनों का अभाव था, और खाद्य सामग्री वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो मेसोपोटामिया में क्या था भैया, खनिज संसाधनों का अभाव था। और ये बी दिया गया है कि दक्षिण के अधिकांश भागों में, क्योंकि यहाँ पे सही से लिखा नहीं गया इसलिए मैं बी ऑप्शन बोल रहा हूँ। ऑप्शन बी दिया गया कि खनिज के दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, दक्षिण के कई भागों में, जो मेसोपोटामिया के जो दक्षिणी भाग था वहाँ पे औजार, मोहर और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इसके अलावा इराकी खजूर और जो पोपलार जो था, वो पेड़ जो थी, उसकी लकड़ियाँ जो थी ना, वो गाड़ी बनाने के लिए, पहिए बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा आखिरी जो डी दिया गया है वो है कि औजार, पत्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। तो भैया ये भी सही है। चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, चारों लाइनें जो दी गई है ना, चारों के चारों सही है। यानी कि यहाँ पे हम ऑप्शन जो आखिरी वाला जो देखेंगे, जो आखिरी आपका ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन में, भाई सही से लिखा नहीं है, ये ऑप्शन ए है आपका, है ना, दूसरा आपका बी है, इस तरीके से आप समझे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या है, ए, बी, सी, डी, चारों ही यहाँ पे क्या है, सही कथन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, पेपर 2 जो आपका आएगा उसमें भाई सही से सारा कुछ लिखा होगा। इस क्वेश्चन पेपर में सही से ऑप्शंस नहीं लिखे गए हैं। ठीक है, इंग्लिश में अच्छा लिख रखा है भाई, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ कर रखा है, इंग्लिश में अच्छे से लिख रखा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है मेसोपोटामिया में बसे शहरों के प्रकार के बारे में क्या सही है। ठीक है, मेसोपोटामिया में जो शहरों के जो प्रकार है उसके बारे में क्या सही यहाँ पे कथन है। तो पहला कथन दिया गया है कि ये 2 प्रकार के थे। भाई ये तो पहली बात तो ये गलत है। मेसोपोटामिया में 3 प्रकार के शहर थे। ठीक है, कुछ व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुए, कुछ मंदिरों के आसपास विकसित हुए, और कुछ शाही शहर थे। ठीक है, 3 प्रकार के शहर थे। तो ये पहला गलत हो गया हमारा। दूसरा है बस्तियों ने कलात्मक मंदिरों का विकास किया। ठीक है, मतलब बस्तियों के आसपास मंदिरों का विकास हुआ, ऐसा कुछ यहाँ पे कहने का मतलब है। ये सही है, मंदिर विकसित हुए मेसोपोटामिया में। ठीक है, तीसरा दिया है कि बस्तियाँ व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुई। भैया ये भी सही है, व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए। चौथा दिया गया है कि बस्तियाँ साम्राज्यवादी बंदोबस्त या शहरों के रूप में विकसित हुए। तो ये जो बस्तियाँ थी वास्तव में शहरों के रूप में विकसित हुई थी। साम्राज्यवादी शब्द भाई इसको यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहिए था, इन्होंने शायद गलत कर दिया है। बस्तियाँ जो थी वो शहरों के रूप में विकसित हुई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो दे रखा है उसमें दूसरा, तीसरा और चौथा ये सही है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो हमारा है वो उसमें ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा दूसरा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या है इसमें सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है भैया। पहली भाषा जो थी वो सुमेरियन या सुमेरी, इसको हम सुमेरी भाषा भी बोलते हैं। मेसोपोटामिया के लोग पहले इस भाषा का इस्तेमाल करते थे, जो कि सबसे पुरानी भाषा थी, मतलब ज्ञात भाषा, जिसके बारे में हमारे को नॉलेज है, पता है। और 2400 ईसा पूर्व में इसके जगह पे अक्कदी भाषा ने ले लिया। बिल्कुल सही है पहला हमारा कथन। दूसरा है कि अक्कदी भाषा में किलाकार लेखन का रिवाज ईसवी सन की पहली शताब्दी अर्थात 2000 से अधिक वर्ष तक चलता रहा। ठीक है, तो किलाकार आपको पता है, किलाकार लिपि जो है ना, मतलब मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो किलाकार लिपि है। किलाकार लिपि के माध्यम से शब्दों को लिखते हैं, और ये जो लिपि है वो ईसा पूर्व मतलब जो ईसा सन की जो पहली शताब्दी जो समय है उसके 2000
वर्ष से भी अधिक समय तक चलता रहा। तो ये भी बात अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक को पढ़ा होगा, थोड़ा सा एमसीक्यू में क्या होता है ना कि एनसीईआरटी बुक को पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी बुक को आप लोगों ने अच्छे से कर रखा है, रीड कर रखा है, तो आप एमसीक्यू को अच्छे से हल कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दोनों ही जो कथन है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी आपका क्या है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, सेंट ऑगस्टाइन उत्तरी अफ्रीकी शहर डैश के बिशप थे। मतलब उत्तरी अफ्रीका का जो कौन सा शहर है वहाँ के बिशप थे। बिशप आपको पता है, पादरी बिशप ये सब होते हैं। मतलब एक तरीके से जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो पंडित होते हैं, उसी तरीके से ईसाइयों में भी क्या होता है कि बिशप, पादरी, पोप, इस तरीके से संत के प्रकार हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट ऑगस्टाइन की बात की जा रही है। तो ये हिप्पो शहर, हिप्पो एक शहर का नाम है। तो शहर जो है हिप्पो के क्या थे, वो बिशप थे। यानी कि ऑप्शन सी आपका हिप्पो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि पहचाने की कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो पहला दिया गया है कि स्पेनिश जैतून का तेल जो था वो 140 से 160 सी, मतलब समय काल में, लगभग ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय काल है उसको हम सी बोलते हैं। तो 140 से 160 सी के दौरान एम्फोरा नामक कंटेनरों में ले जाया गया था। तो भाई देखो, हम यहाँ पे जैतून के तेल की बात कर रहे हैं। जैतून का जो तेल था, आपको पता है कि ड्रेसल 20 जो है ना, ड्रेसल 20 नाम के जो विशेष प्रकार के जो कंटेनर होते थे ना, उसमें ले जाया जाता था। तो यहाँ पे तो भाई ये गलत बोल दिया। एम्फोरा भी एक प्रकार का कंटेनर ही था, विशेष प्रकार का कंटेनर, जिसमें सभी प्रकार के तरल पदार्थों को ले जाया जाता था, है ना। तो ये वैसे गलत है भाई। यहाँ पे अगला है कि नीरो सीनेट वर्ग से क्रांतिकारी था। यानी कि सीनेट वर्ग से नीरो ने क्या किया, क्रांति किया, कुछ ऐसा। यहाँ पे तो मैं तीसरे चैप्टर का ही बॉक्स पढ़ रहा था, तो यहाँ पे कुछ मैंने ऐसा लाइन पढ़ा तो मेरे को लगा कि भाई ये सही है। ठीक है, ये वाला जो है सही है। उसके बाद है ड्रेको एक सम्राट था जो श्रम सुधार लाया था। तो भाई ये गलत है। ठीक है, श्रम सुधार के बारे में जो भी कानून वगैरह है, वहाँ पे नीरो की ही बात, मैंने नीरो के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो मेरे को वहाँ पे नीरो का पॉइंट सही लग रहा है। रोम साम्राज्य स्कॉटलैंड से अरामीनिया की सीमाओं तक और सहारा से यूफ्रेट्स तक फैला था। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये भी रोमन साम्राज्य के विस्तार के बारे में गलत जानकारी दे रखी है। वैसे अगर हम देखें तो इसका, अगर हम उत्तरी सीमा की बात करें तो रोमन साम्राज्य की जो उत्तरी सीमा जो थी वो राइन और डैन्यूब नदी तक थी, और दक्षिणी सीमा की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे सहारा मरुस्थल की बात की जाती है, सहारा रेगिस्तान की बात की जाती है। तो ये भी गलत है। यहाँ पे ऑप्शन आपको जो दिया गया ना, ऑप्शन बी है ना, नीरो सेनेट वर्ग से क्रांतिकारी था। तो ये ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। ये नीरो के बारे में आप पढ़ेंगे, बॉक्स दे रखा है तीसरे चैप्टर में, जिसमें आपको वो स्टोरी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई मतलब एक दास ने क्या किया था कि किसी एक सेनेट को मार दिया था, तो उसके बाद पूरे दास को ही क्या करना था, वहाँ पे फांसी की सज़ा देनी थी। तो वहाँ उस वाले बॉक्स में इसके बारे में आपको सजा पढ़ने को मिल जाएगा, आप लोग एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि 511 से 774 ईस्वी की अवधि के बीच अरबों द्वारा किसे नष्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अरब जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, अनेक जनजातियों को नष्ट किया था, जिसमें से स्पेन की आपके विसिगोथस थे। ठीक है, गौल की आपके फ्रैंक जनजाति के लोग थे, और आपके इटली में लोमवर्ड्स नाम की जो जनजाति, तीनों को ही नष्ट किया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, जिसको बहुत ही ध्यान से हमारे को इस क्वेश्चन का उत्तर करना होता है। और जो ऑप्शन मतलब पहले हम कथन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम कारण को पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हमारा जो अभिकथन दिया गया है वो ये है कि शहरी संस्कृति विकसित हुई और इन शहरी केंद्रों ने पुनर्जागरण में मदद की। तो भाई बिल्कुल सही बात है, शहरी संस्कृति का विकास हुआ, उसी के बाद तो पुनर्जागरण का विकास हुआ। तो ये कथन तो भाई हमारा जो है बिल्कुल सही है। कारण क्या दे रखा है कि नगर कला और शिक्षा के केंद्र बन गए। ये जो नगर थी और जो कला जो मतलब नगर है वो कला और शिक्षा के क्या बन गए, फेमस केंद्र बन गए। तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे दोनों ही अभिकथन और कारण दोनों सही है। और जो आप अभिकथन को देख रहे हैं और कारण को देख रहे हैं, दोनों में रिलेशन भी है। हमारे को यहाँ पे बस रिलेशन देखना होता है। अगर आपको रिलेशन दिख रहा है ना, तो आप ऑप्शन ए को हमेशा सही लेके चले। ठीक है, जो कि इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। और जो आपका
मतलब कारण है वो कथन का सही व्याख्या भी करता है। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही होता है, लेकिन फिर भी आपको अभी कथन और कारण को सही से रीड करना है और उसके बाद ही आपको आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या है, सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पुजारी की पात्रता के लिए मानदंड क्या होते हैं। मतलब एक पुजारी बनेगा कोई, जैसे यूरोप की बात हो रही है भैया, यहाँ पे हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप में पुजारी कौन होते थे, ईसाई में जो होते थे पुजारी, वो पादरी होते थे। यानी कि पादरी बनने के लिए आपको कुछ मानदंडों को के तहत ही आपको पादरी बनाया जाएगा। तो कौन से मानदंडों को भाई पूरा करेंगे आप, है ना। तो कौन से मानदंडों को ध्यान में रखा जाता था, कौन से पैरामीटर होते थे जिसको ध्यान में रखा जाता था। तो देखिए, वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, है ना। जो पादरी बनेगा वो क्या होगा, शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होगा, स्वस्थ होगा। ये बिल्कुल सही बात है। वह ना तो महिला हो और ना ही किसान, ना तो महिलाएं वहाँ पे पादरी बन सकती थी और ना ही किसान, तो ये भी बिल्कुल सही है। वह जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करे, ये भी बिल्कुल सही है भाई, ब्रह्मचर्य को फॉलो करना होगा। ठीक है। उसे धर्म का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल भाई, धर्म का ज्ञान तो होगा ही, जब भी तो बनेगा वो। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है। ऑप्शन जो मतलब जितने भी आपके पॉइंट्स दे रखे हैं सभी सही है, यानी कि ऑप्शन ए आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि भाई क्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। भाई इसको क्रम अनुसार आपको लगाना है। क्रम अनुसार कैसे लगाएंगे, देखिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। फ्रांस में गिरजाघरों, यानी कि जिसको हम कैथेड्रल नगर बोलते हैं। कैथेड्रल नगर वैसे 11वीं सदी के आसपास विकसित होने शुरू हुए। कैथेड्रल एक प्रकार के क्या होते थे, चर्च होते थे, है ना। कैथेड्रल चर्चों का निर्माण जो है वो 11वीं सदी के आसपास विकसित होने शुरू हुए। यूरोप में भयंकर अकाल, देखिए यूरोप में भयंकर अकाल की जो स्थिति है, लगभग आप बुक में देखना भाई 14वीं सदी के संकट वाले में दे रखा है। वहाँ पे आई थिंक जो डेट है वो 1315 के आसपास दे रखा है। ठीक है, 1315 के आसपास ये यूरोप में भयंकर अकाल पड़ा था। ब्लैक डेथ जो है ये, इसका भी डेट आपका है आई थिंक 1347 के आसपास। ठीक है, 1347, इसको एक बार आप गूगल कर लेना भाई, 47 या 45 ऐसे कुछ है। ठीक है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 साल का युद्ध, इंग्लैंड और फ्रांस के राजाओं के बीच में 100 साल का युद्ध हुआ था। ये युद्ध जो शुरू हुआ वो 1300 लगभग 37 से लेके, ठीक है, कब से 1337 से लेके 1453 तक चला था। ठीक है, गूगल भी कर लेना, गूगल में मैं करा हूँ, मेरे को भी भाई उतना मालूम तो नहीं था, लेकिन मैं गूगल करके आपको बता रहा हूँ। लगभग 1337 से लेके 1453 तक के चला था। 100 साल तक जो इंग्लैंड के राजा थे और फ्रांस के राजा थे उनके बीच में चला था। ठीक है, तो 1353 में खत्म हुआ, तो इसका आखिरी डेट हम 1353 लेके चलेंगे। यानी क्रम अनुसार ही है भाई। पहले जो है आपका गिरजाघरों का निर्माण वाला आएगा, उसके बाद यूरोप में भयंकर अकाल हुए, उसके बाद ये ब्लैक डेथ वाला पॉइंट आएगा, उसके बाद ये आएगा। मतलब क्रम अनुसार दे रखे हैं। तो इसमें अगर ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन जो आपका है वो क्रम अनुसार किस में दे रखा है, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सही उत्तर है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आप ऑप्शन बी के साथ जाए। अगला क्वेश्चन है, जापान तेजी से आधुनिकीकरण कर सका क्यों। यानी कि जापान आपको पता है तेजी से अपना आधुनिकीकरण किया, अपना विकास किया, क्यों कर पाया। तो उसके पास पर्याप्त साधन और मशीनरी थी। तो भाई ये तो मेन कारण नहीं है। ठीक है, कोयले और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का भंडार था, ये भी बिल्कुल पूरी तरीके से हम इसको सही नहीं कह सकते। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का सर्वोत्तम तरीके से विश्लेषण कर सकते थे और सही निर्णय ले सकते थे। ये मेरे हिसाब से भाई ज़्यादा बढ़िया लग रहा है पॉइंट, मतलब ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, कई खानों में स्वर्ण भंडार थे, ये भी सही नहीं है भाई मेरे हिसाब से। तो ठीक है, देखिए आप लोग अपना सजेशन दे सकते हैं। आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ से आपको पॉइंट से मिला होगा। मेरे अकॉर्डिंग जापान के विकास में सबसे मेन कारण रहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का सर्वोत्तम तरीके से विश्लेषण करते थे और सही निर्णय उन्होंने लिया था। इस कारण ही वो तेज गति से विकास कर पाए थे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे मेरे हिसाब से सही है। बाकी आप अगर कोई और ऑप्शन बताना चाहे तो भाई कमेंट में ज़रूर बताएं यार। आपके कमेंट का मैं स्वागत करूँगा। कमेंट रीड भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ, तो हो सकता है रिप्लाई भी दूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई थी। आपको पता है कि भाई कोरिया जो था वो जापान का गुलाम था, है ना। और 1945 के आसपास ही लगभग ये आज़ाद हुआ। ठीक है, तो आज़ादी
कैसे सुनिश्चित हुई, किन कारणों की वजह से उसको आज़ादी मिली। पहला ऑप्शन दे रखा है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार और आत्मसमर्पण, ये सही नहीं है भाई। कोरिया के भीतर और बाहर स्वतंत्रता सेनानियों की निरंतर प्रयास, ये देखो कोरिया में काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम चला था और उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कोरिया के अंदर बाहर हर जगह से वो क्या कर रहे थे, कोरिया को आज़ादी दिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी। बाकी हम सी भी पढ़ लेते। कोरिया की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का समर्थन, ऐसा कुछ नहीं था भाई। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नेता लोग इतना सपोर्ट नहीं करते हैं कि कोई देश को आज़ादी दिला सके, है ना। कोरिया प्रायद्वीप का अस्थायी विभाजन, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है भाई। कोरिया के भीतर और बाहर के जो नेता लोग थे, सेनानी थे, वो उन्होंने क्या किया, निरंतर कोशिश की और इस वजह से, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 14 है, वो चीन द्वारा परीक्षा प्रणाली को वापस ले लिया गया क्यों। जो चीन में जो परीक्षा प्रणाली चल रही थी उसको वापस क्यों लिया गया था। इसे ठीक से विनियमित नहीं किया गया था, ऑप्शन ए दे रखा है। ऑप्शन बी है यह भ्रष्ट हो गया था। ऑप्शन सी है यह शास्त्रीय चीनी शिक्षा पर आधारित था। और ऑप्शन डी है इस प्रकार भर्ती किए गए सिविल और सैन्य अधिकारियों को अनुपयुक्त पाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपको जो सी दे रखा है, यह शास्त्रीय चीनी शिक्षा पर आधारित थी, यानी कि जो चीन की जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी ना, उस पर आधारित थी ये, और इस कारणवश इसको वापस ले लिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस देश में पोप और कैथोलिक चर्च के साथ संबंध तोड़ने के लिए प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन कौन से देश में हुआ था उसके बारे में बताना है आपको। तो प्रोटेस्टेंट जो शाखा है, आपको पता है ईसाई धर्म की एक नई शाखा थी। इसके जन्मदाता जो थे वो मार्टिन लूथर थे, जो कि जर्मनी से ही थे, ठीक है। तो आप ऑप्शन जो दे रखा है वो जर्मनी दे रखा है, बी दे रखा है स्विट्जरलैंड, और सी दे रखा है फ्रांस। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि भाई कैथोलिक चर्च के साथ जो संबंध तोड़ने के लिए प्रोटेस्टेंट जो सुधार आंदोलन है वो किस देश में, मतलब किस देश से उद्भव हुआ। तो यहाँ पे दो देशों के नाम आप बता सकते हैं, स्विट्जरलैंड भी है, जर्मनी भी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी जो दोनों दे रखा है आपका, ऑप्शन डी यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये सही, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या है, सही उत्तर है। ए और बी दोनों सही होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन है, टेरा न्यूलियस शब्द का अर्थ क्या है। ये आपका 10वें चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 से है, जो मूल निवासियों का विस्थापन वाला चैप्टर है वहाँ से है ये। तो टेरा न्यूलियस का मतलब होता है जो ज़मीन किसी की ना हो, जिस पे किसी का अधिकार ना हो, ठीक है, उसको टेरा न्यूलियस बोला जाता है। आगे 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि कई मूल निवासी संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बन गए, लेकिन इस शर्त पर कि, मतलब बहुत सारे जो आपको पता है उत्तरी अमेरिका के जो मूलवासी थे वो संयुक्त राज्य के नागरिक क्यों बने, क्या शर्त के आधार पर वो बन गए थे। तो उन्हें नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा, उनके साथ यूरोपीय लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और आरक्षण कायम रखा जाएगा, उन्हें प्रशासनिक नौकरियां प्रदान की जाएगी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ना वो है उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कोई भी मूलवासी भाई यही चाहते हैं कि उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो संस्कृति है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करे भाई, जैसा जीना चाहते हैं स्वतंत्र रूप से उनको जीने दिया जाए। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भैया दे रखा है कि चंगेज खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित था। चंगेज खान का संबंध भाई किस कबीले से था भैया, ये कियात कबीले का था, है ना, कियात कबीले से इसका संबंध था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या सही है। चंगेज खान की माता का नाम क्या था भाई, चंगेज खान की माता का नाम ओलोइन ईके, ठीक है। येसुजी उसके पापा का नाम था, और इसके अलावा आपका जम्मू का एक उसका भाई भी था, है ना। तो ये आप नाम याद रख सकते हैं, ओलोइन ईके माता का नाम था, येसुजी पिता थे शायद, ठीक है। तो ये आपका 19वें का हो गया आपका। उसके बाद 20वां क्वेश्चन दे रखा है कि उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने यह तर्क दिया कि इतिहास केवल राजनीतिक विषय के बारे में नहीं बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान लोगों के जीवन भी शामिल है। तो देखो, इतिहास सिर्फ राजनीतिक विषयों का अध्ययन नहीं है, यानी कि मारकाट, युद्ध, इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन होता है, इसमें महान लोगों के बारे में, जीवनी के बारे में है। तो ये बात किसने कही, ये बात मार्क ब्लॉक ने कही थी, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 आप पढ़ेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ही दे रखा है ये बात, मार्क ब्लॉक के बारे में बता रखा है, तो मार्क ब्लॉक ने ये बात
कही थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस वर्ष अमेरिगो डी वेस्पुची का यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुआ था? ये आई थिंक भाई देखो, ये वैसे चैप्टर नंबर 8 से है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अमेरिको डी वेस्पुची है कौन? देखिए, ये अमेरिका का जो मानचित्र है ना, मानचित्र का सही से विस्तार पूर्वक वर्णन किया, अमेरिका के मानचित्र को अच्छे से समझाया, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया, वो अमेरिको डी वेस्पुची है। इन्हीं के नाम पे अमेरिका का नामकरण भी किया गया है। और इनका जो यात्रा वृत्तांत है वो 1507 के आसपास आई थिंक प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। आपको कुछ और आंसर लगता है कमेंट में आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से 1507 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ये 21 MCQ थे, ठीक है। आप लोगों को MCQ समझ में आ गया होगा, सारे MCQ आपको करवा दिए हैं, चीज़ें आसपास की चीज़ें भी आप लोगों को बता दी है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि पहले हमारे 3 नंबर वाले हैं, जो कि हमें 60 से लगभग 80 शब्दों में उत्तर देने होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 3 ही पॉइंट ना लिखे, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, एक आध पॉइंट हमारे को एक्स्ट्रा डालने चाहिए, ताकि टीचर जो है वो उसको नंबर काटने का कोई मौका ही ना मिले, ठीक है। ये चीज़ आप जरूर करें भैया, आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिलेंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के दौरान दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। आसान हलवा क्वेश्चन, बहुत आसान। रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति कैसी थी भाई? दासों को जंजीरों में बांध के रखा जाता था, उनको पूंजी निवेश समझा जाता था, उनको खरीदा जाता था, बेचा जाता था, उनके शरीर पे दाग लगाए जाते थे, निशान बना दिया जाता था लोहे को दाग कर, ताकि पहचान में आ सके कि भाई कौन किसका दास है। कोई निशान लगा दिया ताकि पहचानने में आ सके, है ना। इसके अलावा दासों को समूहों में बांट के, छोटे छोटे समूहों में बांट के उनसे काम लिया जाता था, ताकि ये पता चल जाए कि कौन दास काम कर रहा है, कौन काम चोर है। ये सारी चीज़ें, ठीक है, बता देंगे आप। उसके बाद इसी में अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी का संकट क्या था? देखो, रोमन साम्राज्य के लिए जो पहली और दूसरी सदी था ना, वो उन्नति प्रगति का समय काल था, लेकिन तीसरी सदी संकटों से घिरा हुआ था, क्योंकि इस समय में रोमन साम्राज्य को कई जगह पे जूझना पड़ा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, वहाँ भी ये क्वेश्चन ऐड है, ठीक है। तो इस समय क्या होता है कि ईरान में लगभग 225 ईस्वी की हम बात करिए तो एक बहुत ही शक्तिशाली वंश का उद्भव होता है, जिसको हम बोलते हैं ससानी वंश। और ससानी वंश का बहुत ही एक शक्तिशाली शासक था, जिसका नाम था शापुर प्रथम। शापुर प्रथम ने दावा किया था कि उसने रोमन साम्राज्य के लगभग 60,000 सैनिकों को मार डाला, और रोमन साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी है एंटीओक, उस पर कब्जा भी कर लिया था उसने। ये बात भी बोलता है वो, ठीक है, दावा करता है कौन? शापुर प्रथम ने, ठीक है। इसी समय क्या होता है कि भाई रोमन शासकों को ना बहुत सारे जो जनजाति है, जो बर्बर, विदेशी बर्बर लोग हैं, उनसे युद्ध करना पड़ता है। और कुल मिला के यहाँ पे देखते हैं इस समय काल में क्या होता है कि 47 वर्ष में 25 सम्राट, 47 वर्ष में 25 सम्राट मारे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की यूरोपीय लोगों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? मेसोपोटामिया का महत्व क्या था यूरोपीय लोगों के लिए? देखिए, यूरोप के लोग मेसोपोटामिया को दो तीन कारण मेन है जिससे कि महत्वपूर्ण मानते थे। सबसे पहले मेसोपोटामिया को पूर्वजों की भूमि मानते थे। उनको ऐसा लगा कि भाई उनके पूर्वज वहीं से मतलब यूरोप या दूसरे जगह पे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा बाइबल जो है ना, बाइबल का प्रथम भाग है ओल्ड टेस्टामेंट, मतलब बाइबल के 2 भाग है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया का उल्लेख किया गया था, इस कारण वर्ष भी इसको महत्वपूर्ण माना गया है। प्लस में इसका जो बुक ऑफ जेनेसिस है उसमें मतलब मेसोपोटामिया के लिए आई थिंक सिमार या सुमार शब्द यूज किया गया है। तो इस कारण वर्ष भी मेसोपोटामिया को यूरोपवासी क्या मानते हैं? महत्वपूर्ण मानते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में नजर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, चंगेज खां की सैन्य उपलब्धियां काफ़ी हद तक स्टेपी युद्ध के विभिन्न पहलुओं को बेहद प्रभावी सैन्य रणनीतियों में बदलने की उसकी क्षमता का परिणाम थी, न्यायोचित ठहराइए। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है भैया? यहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, लेकिन देखो लाइन पहला ही पढ़ते समझ में आ गया मेरे को कि चंगेज खां की सैनिक उपलब्धियां पूछ रहा है भैया। ये लाइन को एनसीईआरटी लाइन को छेप दिया तुमको घुमाने के लिए, ठीक है, लेकिन हमें घूमना तो नहीं है। हम क्या करेंगे? आंसर घुमाएंगे सीधा, इसमें आंसर डालेंगे चंगेज खां की सैनिक उपलब्धियां। अब चंगेज खां की सैनिक उपलब्धियां क्या थी भाई? तीरंदाजी का अद्भुत अनुभव था इनके पास, है ना। घोड़े पे सवार होकर बहुत मस्त तीरंदाजी करते थे। ये उन्होंने जंगलों में शिकार करते हुए पाया था, मतलब ये एक तरीके से उनको मिला था। इसके अलावा ये क्या करते थे, जो बर्फीले मार्ग है उसको ही राजमार्ग के रूप में
यूज़ किया करते थे, क्योंकि इनको मौसम की अच्छी खासी जानकारी थी। तो मौसम के बारे में भाई इनको मालूम था, इस कारण भी अच्छे से युद्ध अभियान चल जाता था। इसके अलावा नेफ्ता बमबारी के बारे में जो चंगेज़ खान के जो इंजीनियर थे, उन्होंने नेफ्ता बमबारी भी का भी एक फार्मूला विकसित कर लिया था, जिससे कि वो दूसरे अपने प्रतिपक्ष को, जो भी उनके दुश्मन है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते थे। तो बहुत सारे पॉइंट है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन, चंगेज़ खान की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन इसमें हमें करना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था। ठीक है, मठ आपको पता है, मठ को हम एबी या मोनिस्ट्री भी बोलते हैं ना, एबी बोल दो, मोनिस्ट्री बोल दो। तो मठों में कौन रहते थे? भिक्षु। कौन रहते थे? भिक्षु, और या भिक्षुणियाँ जो होती थी वो मठों में रहती थी। अब ये कुछ भिक्षु थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनका एकांत में जीवन जीना वो पसंद करते थे, और जहाँ पे वो रहते थे उसी को हम क्या बोलते हैं? मठ बोलते हैं। मठों का मेन कार्य ये था कि यहाँ पे भिक्षु भिक्षुणियाँ रहते थे। जैसे कि अगर कोई पुरुष भिक्षु है तो उसको हम बोलते थे मोंग, और महिला को बोला जाता था नन, आई थिंक। ठीक है, और यहाँ पे वो क्या करते थे? खेती करते थे, मठ में ही रहते थे, अपना पूरा जीवन वहीं पे बिताते थे, जीवन यापन वहीं पे करते थे। तो ये सारे पॉइंट आप मठों वाले पॉइंट में आप बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। देखिए, उत्तरी अमेरिका के जो मूलवासी थे ना, वो नदी के आसपास, जो नदी है, नदी के आसपास क्या करते थे? घर बनाते थे। ठीक है, और उन घरों में क्या करते थे? वो रहा करते थे, समूह बना के रहते थे वो। और विशेषकर ये क्या करते थे? मांस खाते थे, कुछ सब्जी वगैरह भी उगाया करते थे। विशेषकर ये जंगली भैंस, जो जंगली भैंस है ना, जंगली भैंसों की इनको तलाश रहती थी। अब ये जंगली भैंसों का शिकार करते थे, और मेन उनका आहार जो था यही था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, मेजी सुधारकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था, समझाइए। तो भाई मेजी पुनर्स्थापना जो हुई थी, तो मेजी पुनर्स्थापना का मेन पर्पस ही था अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। ठीक है, अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए बहुत सारे कदम उठाए, जैसे कि कृषि पे कर लगा दिया गया, रेल है, रेलवे लाइन का विकास किया गया था। ठीक है, 1970 से 72 में, आई थिंक 1970 में, गलत हो रहा, 1800। ठीक है, आप लोग ये बार डेट देख लेना थोड़ा सा, यहाँ पे 1870 से 72 ही है मेरे ख्याल से डेट, जब वहाँ पे रेलवे लाइन का विकास होना शुरू हो गया था। और जो पहली जो रेलवे लाइन है योकोहामा से, टोक्यो से योकोहामा बंदरगाह के बीच में विकसित किया गया था। इसके अलावा आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना की गई, मजदूरों को विदेशों से प्रशिक्षण दिलाया गया, बच्चों को भी विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा गया, ताकि वहाँ से पढ़ के आए और ज्ञान का प्रसार जापान में आके करे, जापान में की उन्नति में अपना योगदान दे। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था हो गया, सेंसरशिप को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, प्रवास को भी बढ़ावा दिया गया। तो बहुत सारे पॉइंट आप इसमें लिख पाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा इसी में जो अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि जापान में 1870 से शुरू की गई नई स्कूल प्रणाली का वर्णन कीजिए। ठीक है, 1870 में क्या हुआ? जापान में स्कूली व्यवस्था में सुधार किया गया। कौन से सुधार किए गए वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो स्कूली व्यवस्था में भाई सुधार ये हुआ कि सभी बच्चों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया, स्कूल की फीस बहुत कम कर दी गई, वहाँ पे जापानी इतिहास के बारे में पढ़ाया जाने लग गया बच्चों को, माता पिता के आदर करना है, देश के प्रति प्रेम भावना, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का सम्मान करना, ऐसी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, ये हो गया आपका, इसमें आप ये आंसर बता देंगे। अब देखिए, ये तो हो गया हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन थे। अब 8 नंबर के 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, और इसका आंसर आप कैसे करेंगे मैं आपको फॉर्मेट समझाने वाला हूँ। उस फॉर्मेट को आप फॉलो करते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, चाहे वो 7 मिले, लगभग 8 भी मिल सकते हैं। अगर आपके टीचर अच्छे हैं तो 7 तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले क्या लिखना होता है? भूमिका। भूमिका यानी को हम प्रस्तावना बोलते हैं, इंट्रोडक्शन आप देंगे। क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन में हमको क्या करना होता है भाई? समझाना होता है कि इस क्वेश्चन में हम क्या बताने जा रहे हैं। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, उसके बाद मेन आंसर लिखेंगे, और लास्ट में अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे एक निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखना जरूरी है। निष्कर्ष में आप बताएंगे कि क्वेश्चन को लिखने के बाद आपको क्या समझ में आया, क्वेश्चन जो था वो किस संदर्भ में था, आंसर आपने क्या लिखा है, उसी का कुछ निचोड़ आप
निष्कर्ष में लिख देंगे। तो 3 चीज़ें, भूमिका, उसके बाद मेन आंसर और उसके बाद निष्कर्ष। मेन आंसर कोशिश करना है कि हेडिंग्स में लिखे, तो हमारे को 8 में से 8 नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, लेंदी आंसर लिखने होते 2-2.5 पेज कम से कम आप लिखेंगे, तभी आपको नंबर पूरे 8 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 300 शब्दों से भी ज़्यादा में लिखना होता है आंसर। चलिए, पहला क्वेश्चन है भाई बोलते बोलते थक चुका हूँ यार। पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में शुरुआती शहरीकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? जो मेसोपोटामिया में शुरुआती जो शहरीकरण का विकास हुआ, उसके पीछे प्रमुख शर्तें क्या थी? मतलब किन कारणवश आपको बताना है कि किन कारणवश मेसोपोटामिया में शहरी जीवन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मेसोपोटामिया की जो भूमि थी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी, खेती अच्छी होती थी। खेती अच्छी होने की वजह से क्या हुआ, व्यापार हुआ। तो व्यापार भी एक कारण हो गया, वहाँ पे खेती से व्यापार भी हो सकता था। व्यापार हुआ तो लोग एक जगह पे इकट्ठे होने लग गए। ठीक है, अब जब लोग इकट्ठे होने लग गए तो वहाँ पे धीरे धीरे शहर बने, लोगों की आबादी बढ़ी, जो लोगों की ज़रूरतें बढ़ी और व्यापार बढ़ा। फिर धीरे धीरे लेखन कला का विकास हुआ। ठीक है, लिखने की कला विकसित हुई और लेखन कला का विकास भी होने लग गया, तो इसने भी शहरीकरण को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया। इसके अलावा शहरों में श्रम विभाजन भी देखने को मिलता है, मतलब अलग अलग काम को करने वाले अलग अलग लोगों की डिमांड भी बढ़ी, तो शहरों में ये सारी मांगें भी पूरी होने लग गई थी। तो श्रम विभाजन भी मेसोपोटामिया में था, इस कारणवश भी वहाँ पे क्या हुआ, शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ऐसे कुछ आप सामाजिक संगठन वाले पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे पॉइंट्स बता देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसी में अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है, मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति के एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, टिप्पणी कीजिए। यहाँ पे मंदिरों की, मेसोपोटामिया के मंदिरों की विशेषता आपको बतानी है। तो आप बताइए कि भाई जो मेसोपोटामिया में जो आरंभिक मंदिर थे वो छोटा सा देवालय होता था। मंदिर जो थे वो कच्ची ईंटों के ज़्यादातर बनाए जाते थे, है ना। मंदिर में अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जैसे कि उड जो है वो चंद्रदेव, इन्नाना जो है वो युद्ध और प्रेम की देवी मानी जाती थी। ठीक है, और इसके अलावा और जो लोग हैं वो क्या करते थे, अपने देवी देवताओं को अन्न, दही, मछली वगैरह अर्पण करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी आंसर आप बनाएंगे, अपने हिसाब से भी जो भी आपके पॉइंट्स बनते हैं आप यहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक है, वैसे 8 नंबर के हिसाब से ना इसमें कम पॉइंट बनेंगे, ज़्यादा पॉइंट्स इसमें मंदिरों की विशेषता में नहीं बन सकते। ठीक है, वैसे आप ये भी बता सकते हैं कि मंदिरों के आसपास बहुत सारे काम भी होते थे मेसोपोटामिया में। मंदिरों के आसपास जैसे कि चीज़ों का हिसाब किताब का जो लेखा जोखा था वो मंदिरों के आसपास ही रखा जाता था। कोई फैसले लेने हैं तो भाई मंदिरों के आसपास बैठ के, वहाँ पे सभागार होता था, वहाँ पे बैठ के फैसले लिए जाते थे, तर्क वितर्क भी किए जाते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपका यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, ईसाई धर्म में वाद विवाद क्यों हुआ, इसके क्या परिणाम निकले। तो ईसाई धर्म में वाद विवाद का मेन कारण ये था कि ईसाई धर्म में बहुत सारी कमियाँ उत्पन्न होने लगी थी। विशेषकर यहाँ पे पादरी वर्ग को लेकर यहाँ पे वाद विवाद होता है। पादरी वर्ग क्या कर रहे थे, झूठ मूठ के ना लोगों से पैसे ऐंठते थे, लोगों को भ्रम दिखा के, डरा के, जो पाप स्वीकारो दस्तावेज होते थे ना उसको बेचते थे। पाप स्वीकारो दस्तावेज बेचने का मेन पर्पस आपको मालूम है, ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका था पाप स्वीकारो दस्तावेज बेचना। अब पाप स्वीकारो दस्तावेज बेच के वो क्या कर सकते थे, लोगों को बोलते थे कि भाई इस दस्तावेज को खरीदो आप और आप अपने पापों से मुक्ति पालोगे। लेकिन ये सब ढकोसला था, झूठ था। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे तर्क वितर्क हुए। फिर मार्टिन लूथर के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जर्मनी से थे वो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई मुक्ति हमें ना, ईसाई में जो ये हमारे जो पादरी लोग हैं वो हमें मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। मुक्ति के लिए ज़रूरी है कि हम ईश्वर में आराधना करें, है ना। और इसी तरीके से उन्होंने ईसाई धर्म में एक नई शाखा की स्थापना की, जिसको हम प्रोटेस्टेंटवाद बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई। और इन सभी के परिणाम से क्या हुआ कि धीरे धीरे यूरोप में पादरियों का जो समाज में दबदबा था वो कम होने लग गया था। और बहुत सारे और परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे कि लोगों का जो साइंस के प्रति जो है लगाव है ना, विज्ञान के प्रति लगाव बढ़ने लग गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताइवान का लोकतंत्र में परिवर्तन एक नाटकीय मोड़ था, समझाइए। तो ताइवान जो है आपको पता है, ताइवान भी एक समय क्या था, जापान का ही उपनिवेश था। देखिए ताइवान का लोकतंत्र में रूपांतरण कैसे हुआ। यहाँ पे चियांग काई शेक की बात करते हैं। चियांग काई शेक जो थे ना वो 1949 में भाग गए थे चाइना से कहाँ भाग गए, ताइवान। ठीक है, और ताइवान भागने के बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पे वैसे कुछ कदम भी उठाए उन्होंने, ताइवान के विकास के लिए भी अच्छे कदम उठाए थे। और
बहुत सारे पैसे लेके भी भागे थे वो, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं कितने पैसे लेके भागे थे। और फिर क्या होता है कि वहाँ पे उन्होंने ताइवान गणतंत्र की स्थापना भी की थी, ऐसा कुछ आप पढ़ सकते हैं, बुक में भी आंसर बता रखा है ऐसा कुछ। 1975 में क्या होता है ना, चियांग काई शेक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और वहाँ पे सैनिक शासन भी लागू होता है, सैनिक शासन होता है वहाँ पे। तो 1987 में जाके क्या होता है, वहाँ पे सैनिक शासन जो वहाँ पे लागू होता है ना, उसको ख़त्म किया जाता है और दूसरी पार्टियों को भी मौका वहाँ पे दिया जाता है। और भी दूसरी जो पार्टियाँ थी वो भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकती थी। और मैंने 1887 लिख दिया, सॉरी 1987 हमें बताना है। तो 1987 के बाद ही धीरे धीरे जो ताइवान है उसका लोकतंत्र में परिवर्तन होना शुरू होता है और वहाँ पे अनेक पार्टियाँ भी चुनाव में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अगर आप चैप्टर नंबर जो आपका 11 है उसमें अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखे होंगे तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको समझ में भी आ जाएगा। आगे देखिए, इसमें सन यात सेन के बारे में बता रखा है। सन यात सेन और चियांग काई शेक के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई, विस्तार से समझाइए। देखिए, सन यात सेन के बारे में आपको पता है कि आधुनिक चीन के जो संस्थापक है वो सन यात सेन को ही माना जाता है ना। 1911 में क्या हुआ, मांचू वंश को ख़त्म किया गया और चाइना में जो है चियांग काई शेक वहाँ पे प्रमुख लीडर बन के उभर के आते हैं। कोमिनतांग जो पार्टी है, कोमिनतांग, ठीक है, कोमिनतांग पार्टी वहाँ पे सत्ता में आती है। और सन यात सेन ने 3 सिद्धांत भी दिए। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब क्या था, राष्ट्रवाद का मतलब था मांचू वंश के को सत्ता से हटाना। राष्ट्रवाद का मतलब क्या था उनके लिए, मांचू वंश को सत्ता से हटाना। इसके अलावा गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब क्या था, गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। इसके अलावा समाजवाद, समाजवाद का मतलब क्या था, ऐसी सरकार की स्थापना करना जो सभी के लिए काम करे, ठीक है, ऐसा कुछ। ये सारी चीज़ें आप सन यात सेन के बारे में बता दें। उसके बाद आप बताए कि 1925 में क्या हुआ, सन यात सेन की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जो कोमिनतांग जो पार्टी थी, कोमिनतांग पार्टी के जो प्रमुख बने वो चियांग काई शेक बने। कौन बने, चियांग काई शेक, ठीक है। और चियांग काई शेक ने भी बहुत सारे सुधार किए। महिलाओं के ऊपर विशेष प्रकार के प्रतिबंध उन्होंने लगाए थे। और जैसे कि महिलाओं को घर के काम करने चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलने चाहिए, उनके बोल चाल पे, रहन सहन पे बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए गए थे। लेकिन विकास के लिए भी बहुत सारे कदम इन्होंने उठाए थे। चाइना को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, स्रोत आधारित क्वेश्चन का आंसर आप खुद करिए भाई। इसमें आप पढ़े स्रोत को और आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा, स्रोत में मिल जाएगा। सीधा मैं मैप करवा देता हूँ आपको। देखिए, मैप को करने के लिए हमारे को पहले यहाँ पे इटली का मैप दिया गया है। कौन सा मैप है अपना, यहाँ पे इटली का मैप है। और इटली के मानचित्र में आपको किन्हीं 2 स्थान को भरना है। 5 जगह दिए गए हैं, इसमें से 5 में से कोई 2 आपको फिल करना है। और इसके अलावा इसी मानचित्र में 3 जगह चिन्हित किए गए हैं, उनमें से 3 जगह में से आपको पहचानने हैं और कहाँ पे क्या भरना है वो भी आपको फिल करना है। मतलब 3 जगह का जो लोकेशन है वो टिक किया गया है, आपको पहचान कर बताना है। तो पहले हम एक बार भरा हुआ मैप जो है इसका वो देख लेते हैं। बुक से मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ मैप। ये देखिए, ये अपना है रोमन साम्राज्य का मैप। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये 3 जगह मैंने देख लिया है। 3 जगह आपका दे रखा है। एक तो आपका 3 जगह जो चिन्हित किया गया है, कोर्सिका है आपका, एक आपका सार्डिनिया है और एक आपका सिसिली है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरी तरफ चलते हैं। आइए, मैप में आपको दिखाता हूँ मैं लोकेशन। देखिए, ये 3 जगह दे रखे हैं। कोर्सिका, यहाँ पे आपका पहले तीसरे नंबर पे क्या है, कोर्सिका है आपका। पहले नंबर पे आपका है सार्डिनिया, है ना। और यहाँ पे आपका है सिसिली, ठीक है। ये 3 हो गए हमारे, ये 3 आप कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं भाई और कौन कौन से लोकेशन हमारे को दे रखा है। देखिए, रोम, आप देखो मैं आपको बता दूं, रोम जो लोकेशन है इंपॉर्टेंट है। रोम के ऊपर इटली है, रोम की राजधानी है ना, मतलब इटली की राजधानी रोम। इसके अलावा पादुआ ऊपर है, पादुआ के बगल में ही वेनिस है आपका, ठीक है। फ्लोरेंस आपका है इधर, जिनेवा है। ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है इस मैप में, अगर पेपर में आता है तो ये लोकेशन कम से कम याद रखिए। सबसे ऊपर पादुआ, उसके नीचे वेनिस, फ्लोरेंस, जिनेवा, रोम, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा लोकेशन हमारे को दे रखा है, उसको हम फिल करते हैं। ज़रा एक बार आ जाते हैं हम इधर। देखिए, पादुआ तो है ही आपका,
पादुआ है, वेनिस है, फ्लोरेंस है, रोम है। ये चार लोकेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं मैप में कहाँ कहाँ हम दिखा सकते हैं। देखिए सबसे पहले पादुआ से स्टार्ट करते हैं। पादुआ आपका ऊपर दे रखा था है ना, उसके नीचे आपका वेनिस दे रखा था। थोड़ा सा नीचे आएंगे हम तो इस तरफ अपन जो है वो यहाँ पे लोकेशन भाई टिक करने में ना हालत ख़राब हो जाती है यार, पता ही नहीं चल रहा है। मैप भी समझ में नहीं आ रहा कैसा मैप दे रखा है यार। रंग भाई वो रंगीन मैप था, भरा हुआ था तो समझ में भी आ रहा था है ना। अच्छा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा दे रखा है, ये कुछ इस टाइप से दे रखा है भाई। ये वाला खाली है, ये ऐसे दे रखा है, आई थिंक ऐसे करके दे रखा है मैप आपका है ना। पादुआ वेनिस आपको नीचे दिखा देना है। आप रोम का भी लोकेशन आपको बता देता हूँ, और जिनेवा आपका तो ऊपर है, तो जिनेवा भी हम दिखा देंगे। एक मिनट, कहाँ भाग रही है? आजा, आ गया। देखिए इधर आप दिखाएंगे रोम, रोम का लोकेशन हम जो है इधर की तरफ दिखा देंगे, ठीक है। और एक आपका रह गया जिनेवा, तो जिनेवा ऊपर की तरफ दिखा दे भाई। मेरे हिसाब से तो भाई ऊपर ही होगा इस तरफ, ठीक है। जिनेवा थोड़ा सा लोकेशन इधर उधर हो रखा है क्योंकि मैप कम समझ में आ रहा है, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि मैप की वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे से बना दूँ। सारे जितने भी मैप है ना, उस सारे मैप की वीडियो आप लोगों के लिए अलग से बना दूँ, उसमें अच्छे से आपको मैप में समझा दूंगा। तो आप टेंशन ना लें, मैप में आपके पूरे 5 नंबर में दिलवा के ही रहूँगा, एक भी नंबर आपके कटने नहीं दूंगा। बस आप कमेंट डालें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैप की वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ भाई मैंने मेरे से जितना हो सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की इस सैम्पल पेपर को, और मेरे को लगता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आ गया होगा। भाई कोई अगर दिक्कत हो तो यार कमेंट में बता देना कि भैया आपने सही से नहीं समझाया इस क्वेश्चन को। मैं कोशिश करूँगा कमेंट में आपको भाई बता दूँ चीज़ें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।